अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो मार्च 2026 में हुई कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आई हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती हैं। इस महीने दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स, बड़े पुरस्कार, विज्ञान और अंतरिक्ष से जुड़ी नई उपलब्धियां, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय और भारत की नई सरकारी पहलें चर्चा में रहीं। लेकिन इन सभी घटनाओं में से आखिर कौन सी खबरें आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और किन तथ्यों को आपको जरूर याद रखना चाहिए? आइए जानते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत इतिहास के पन्नों से करते हैं। मैंने हाल ही में प्राचीन भारत के वैश्विक प्रभाव पर एक बहुत ही चर्चित किताब के बारे में पढ़ा है, जिसने एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अचानक से इतिहास की किताब परीक्षा के दृष्टिकोण से इतनी महत्वपूर्ण कैसे हो गई। अरे इसका एक बहुत सीधा सा कारण है। उस पुस्तक का नाम है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड, और इसके लेखक हैं प्रसिद्ध इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल। अच्छा, विलियम डेलरिम्पल की किताब है? हाँ, और ये पुस्तक इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि इसे 2026 के मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में जब भी किसी स्थापित लेखक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलता है ना, तो वो सीधा सवाल बन जाता है। ये तो है। अगर प्राचीन भारत ने दुनिया को इतना कुछ दिया है, तो ये सोचने वाली बात है कि आधुनिक भारत उस वैश्विक पटल पर आज खुशहाली के मामले में कहाँ खड़ा है। मैंने हाल ही में कुछ सुर्खियां देखी थी कि फिनलैंड फिर से दुनिया का सबसे खुशहाल देश बन गया है। जी हाँ, लगातार 8वीं बार। कमाल है। क्या उन्होंने खुशी का कोई फॉर्मूला खोज लिया है जो बाकी दुनिया को नहीं पता? और भारत इस सूची में कहाँ है? देखिए, फिनलैंड का लगातार विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में शीर्ष पर रहना किसी जादू या रहस्यमयी फॉर्मूले का नतीजा नहीं है। ये सीधे तौर पर उनके मजबूत सामाजिक सुरक्षा ढांचे, भ्रष्टाचार की कमी, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का परिणाम है। मतलब जहां बुनियादी जरूरतें पूरी हों, वहां खुशी अपने आप आ जाती है। बिल्कुल। जब नागरिकों को संघर्ष नहीं करना पड़ता तो खुशहाली का सूचकांक ऊपर चला जाता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है और जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो ये है कि इस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है। हाँ, पब्लिशर के नाम अक्सर आता है एग्जाम्स में। तो छात्रों को ये ध्यान रखना चाहिए कि इससे संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था SDSN यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। जहां तक भारत की बात है, इस वर्ष भारत को 118वां स्थान मिला है। 118वां स्थान। लेकिन अगर हम खुशहाली के इन पैमानों की गहराई में जाएं ना, तो एक बात स्पष्ट होती है कि कोई भी समाज तब तक सच्ची खुशी का दावा नहीं कर सकता जब तक उसकी आधी आबादी यानी महिलाओं को समान अधिकार ना मिलें। एकदम सही बात है। और ये समानता का मुद्दा हमें मार्च के एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन की ओर ले जाता है। 8 मार्च को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। पर क्या ये कोई आधुनिक कॉर्पोरेट विचार है या इसकी जड़ें इतिहास में कहीं गहरी हैं? ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कोई हालिया ट्रेंड नहीं है। अगर हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो इसे पहली बार 1911 में मनाया गया था। ओह, 1911 मतलब 100 साल से भी ज्यादा हो गए। जी हाँ, उस समय औद्योगिक क्रांति के दौर में काम करने वाली महिलाओं ने अपने काम के घंटों, उचित वेतन और वोट देने के अधिकार को लेकर बड़े पैमाने पर आंदोलन किए थे। उसी श्रमिक आंदोलन की नींव पर यह दिवस खड़ा है। परीक्षाओं में अक्सर इस दिन की तारीख 8 मार्च पूछी जाती है। और इसका मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता है ना? बिल्कुल, लैंगिक समानता और अधिकारों के प्रति जागरूकता। सही है। और जब हम समानता और योग्यता की बात करते हैं तो ये देखना बहुत सुखद होता है कि भारतीय प्रतिभाओं को दुनिया के ऊंचे मंचों पर पहचाना जा रहा है। मैंने कूटनीति के क्षेत्र से एक खबर सुनी है कि किसी भारतीय राजनयिक को फ्रांस का एक बहुत बड़ा नागरिक सम्मान दिया गया है। हाँ, और वो सम्मान वास्तव में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान है, कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। अरे वाह, ये तो फ्रांस के लिए वैसा ही हुआ जैसे भारत में भारत रत्न। एकदम सटीक तुलना की आपने। और ये सम्मान वरिष्ठ भारतीय राजनयिक जावेद अशरफ को प्रदान किया गया है। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से ये केवल इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि ये एक बड़ा सम्मान है। तो इसका और क्या महत्व है? महत्व यह है कि जावेद अशरफ इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय राजनयिक बन गए हैं। अच्छा, पहले? और परीक्षाओं में तो पहला शब्द देखते ही सवाल बन जाता है।
बिल्कुल, जब किसी नियुक्ति या पुरस्कार के साथ पहला जुड़ जाता है तो परीक्षा बनाने वालों के लिए वो एक अनिवार्य प्रश्न बन जाता है। फ्रांस में भारत के पूर्व राजदूत के रूप में भारत फ्रांस संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। जावेद अशरफ, ये नाम उम्मीदवारों को याद रखना होगा। अब इंसानों को दिए जाने वाले इन सम्मानों से इतर एक और दुनिया है जो अपना हक नहीं मांग सकती। हम मनुष्यों की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं, लेकिन उस प्रकृति का क्या, जिसके बिना हमारी अर्थव्यवस्था ढह जाएगी। सही बात है। इसी विचार के साथ हम वन्यजीवों के संरक्षण की तरफ मुड़ते हैं। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। क्या इसके पीछे कोई विशेष अंतर्राष्ट्रीय संधि है? बिल्कुल है। 3 मार्च की तारीख का चुनाव कोई संयोग नहीं है। 1973 में इसी दिन साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज पर हस्ताक्षर किए गए थे। अच्छा, तो ये उस संधि की वर्षगांठ है। जी, और बाद में 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर इस दिन को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में घोषित किया। इसका तंत्र समझना जरूरी है। ये केवल बाघों या हाथियों को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बचाने के बारे में है, जो हमें भोजन और दवाइयां देता है। बिल्कुल। तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को वर्ष 2013 और 3 मार्च की तारीख प्रमुखता से याद रखनी चाहिए। 3 मार्च। अब देखिए, ये एक दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ हम वन्यजीवों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं आधुनिक विकास के लिए हम विशाल कारखाने और उद्योग स्थापित करते हैं, और उन कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की जान हर दिन दांव पर होती है। बहुत सही कहा आपने। तो क्या देश के भीतर औद्योगिक सुरक्षा के लिए भी कोई विशेष दिन निर्धारित है? हाँ, और ये एक बहुत ही सटीक कनेक्शन है। प्रकृति की सुरक्षा के ठीक अगले दिन यानी 4 मार्च को भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च। लेकिन रुकिए, यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। जब छात्र राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सीमाओं की सुरक्षा या सेना से जुड़ा होगा। वही तो, यहाँ परीक्षा में एक बड़ा ट्रैप या जाल होता है। ये सीमाओं की सुरक्षा से जुड़ा नहीं है। ये दिवस विशेष रूप से औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने और कार्यस्थल सुरक्षा यानी वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए है। अच्छा, तो जैसे बाइक पर हेलमेट जरूरी है, वैसे ही उद्योगों के लिए ये सुरक्षा मानक है। एकदम सही। इसकी शुरुआत 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा की गई थी। कारखानों में बॉयलर फटने या जहरीली गैस रिसने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जो प्रोटोकॉल बनते हैं, ये दिन उसी को समर्पित है। तो 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस औद्योगिक सुरक्षा के लिए। अब कारखानों की बात हो और भारी मशीनों के शोर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो गगनभेदी शोर सुनने की क्षमता को सीधा नुकसान पहुंचाता है। हाँ, और इस शोर के प्रभाव को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बहुत गंभीरता से लिया है। इसीलिए 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस या वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया जाता है। अरे एक मिनट, 3 मार्च को तो हमने अभी वन्यजीव दिवस भी डिस्कस किया था ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 3 मार्च को ये दोनों ही महत्वपूर्ण दिन आते हैं। WHO ने 2007 से इसकी शुरुआत की थी। और देखिए, यह सिर्फ कारखानों के शोर तक सीमित नहीं है। आज के डिजिटल युग में जिस तरह से लगातार ईयरफोन का इस्तेमाल हो रहा है, युवाओं में बहरेपन की समस्या बढ़ रही है। हाँ, ये तो एक महामारी की तरह फैल रहा है। तो परीक्षा के लिए ये याद रखना आवश्यक है कि 3 मार्च को WHO द्वारा श्रवण जागरूकता के लिए ये दिवस आयोजित किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से अगर हम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के विषय पर आएं, तो मार्च का महीना तारीखों के लिहाज से बहुत भारी नजर आता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति का कैलेंडर इसी महीने में सिमट गया है। हाँ, ये तो है। मैंने सुना है कि संयुक्त राष्ट्र इस साल पहली बार किसी नई पर्यावरणीय चिंता के लिए एक दिन समर्पित कर रहा है, जो बर्फ के पहाड़ों से जुड़ा है। 21 मार्च को, है ना? जी हाँ, और ये जलवायु परिवर्तन के सबसे खतरनाक परिणामों में से एक पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पहली बार 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस 2026 के रूप में मनाने की घोषणा की है। और फिर से वही बात, परीक्षा बनाने वाले पहली बार होने वाली घटनाओं को बहुत पसंद करते हैं। बिल्कुल, इस पर उनकी नजर जरूर होगी। इसके पीछे का विज्ञान ये है कि ग्लेशियर केवल बर्फ के टुकड़े नहीं हैं, वे पृथ्वी के मीठे पानी के भंडार हैं। जब वे पिघलते हैं तो न केवल समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, बल्कि पूरी दुनिया की समुद्री धाराएं और मौसम चक्र बिगड़ जाते हैं।
अच्छा, तो ये बहुत गंभीर विषय है। हाँ, और 2026 को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में भी देखा जा रहा है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात हैरान कर रही है। मतलब क्या 21 मार्च को सिर्फ ग्लेशियर दिवस है? क्योंकि अगर हम पहाड़ों की ढलानों को देखें तो वहाँ जंगल भी होते हैं। क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि वनों से जुड़ा कोई दिन भी इसी के आसपास है? अरे ये कोई संयोग नहीं है, ये पर्यावरण का एक बहुत ही शानदार तार्किक संबंध है। 21 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस भी मनाया जाता है। क्या बात है, एक ही दिन में ग्लेशियर और वन। तापमान को नियंत्रित करने वाले सबसे बड़े प्राकृतिक यंत्र हैं। वन कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। और जब ग्लोबल वार्मिंग कम होती है तो ग्लेशियर पिघलने से बचते हैं। एकदम सही। तो उम्मीदवारों के लिए ये याद रखने की सबसे अच्छी तकनीक है कि 21 मार्च पर्यावरण के इन दो रक्षकों को समर्पित है। ये ट्रिक तो बहुत काम आएगी। और अगर हम इस चक्र को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो पिघलते ग्लेशियर से पानी निकलता है और वन उसी पानी को मिट्टी में बांधकर भूजल बनाते हैं। मतलब इन दोनों का अंतिम उत्पाद जल है। तो क्या जल के लिए भी कोई तारीख इसी क्रम में आती है? बिल्कुल आती है। 21 मार्च के ठीक अगले दिन यानी 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च तो क्रोनोलॉजी बन गई, 21 फिर 22। जी। संयुक्त राष्ट्र ने 1993 में इस दिन की शुरुआत की थी। इस तरह का कालानुक्रमिक संबंध परीक्षा के समय बहुत काम आता है। हाँ, इससे रटना नहीं पड़ता। आज दुनिया भर में पीने योग्य पानी एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। नदियां सूख रही हैं, देशों के बीच तनाव है। विश्व जल दिवस का उद्देश्य यही है कि भविष्य में जल युद्ध को टाला जा सके। और जब जल प्रबंधन इतना जटिल विषय है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को बड़ी मान्यता भी मिलती होगी। मैंने जल संकट के समाधान से जुड़े एक बड़े पुरस्कार के बारे में पढ़ा है, जिसे पानी के क्षेत्र का नोबेल कहा जाता है। हाँ, आप स्टॉकहोम वाटर प्राइज की बात कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वही। इस बार यह पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2026 के लिए यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रसिद्ध वैज्ञानिक कावेह मदानी को दिया गया है। कावेह मदानी, इन्हें यह पुरस्कार क्यों मिला? यह पुरस्कार इसलिए खास है क्योंकि कावेह मदानी का शोध ये साबित करता है कि कैसे मानवीय नीतियां, कृषि के गलत तरीके और खराब प्रशासनिक निर्णय पानी के संकट को बद से बदतर बना रहे हैं। उन्होंने जल प्रबंधन को सीधे राजनीति और अर्थशास्त्र से जोड़ा है। तो ये सिर्फ विज्ञान नहीं, पॉलिसी का भी मामला है। बिल्कुल। परीक्षाओं में पुरस्कार विजेताओं के नाम सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए कावे मदानी का नाम उम्मीदवारों को अच्छी तरह याद कर लेना चाहिए। कावे मदानी याद रहेगा। अब अगर हम प्रकृति के इस पूरे चक्र को देखें, समुद्र का पानी भाप बनता है, जंगलों के ऊपर बादल बनते हैं और ग्लेशियर्स पर बर्फ गिरती है। ये सब कुछ मौसम का ही तो हिस्सा है। तो क्या तारीखों की ये श्रृंखला मौसम पर आकर पूरी होती है? बिल्कुल सटीक रूप से। वनों और ग्लेशियर जो 21 मार्च को है और जल 22 मार्च। इसके बाद 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अरे वाह, 21, 22 और 23, ये तो एक परफेक्ट सीरीज बन गई है ना। 23 मार्च का कारण ये है कि इसी दिन 1961 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना हुई थी। मौसम की सटीक भविष्यवाणी आज हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। हाँ, मौसम गलत हुआ तो कृषि संकट और चक्रवात की चेतावनी न मिली तो तबाही। बिल्कुल। तो छात्रों के लिए 21, 22 और 23 मार्च की ये तिकड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण परीक्षा सामग्री है। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये। लेकिन देखिए, मौसम की ये सटीक भविष्यवाणी कोई आसमान देखकर तो होती नहीं है। इसके लिए सैटेलाइट डेटा, हवा के दबाव और तापमान की जटिल गणनाएं करनी पड़ती हैं। और जहां गणना है वहां गणित है। हाँ, बिल्कुल। गणित की बात करें तो मार्च के महीने में एक ऐसा दिन आता है जिसकी तारीख अपने आप में एक गणितीय स्थिरांक को दर्शाती है। मैं यहाँ 14 मार्च की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये एक बहुत ही रोचक विषय है। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे पाई डे भी कहते हैं ना? बिल्कुल। इसका तंत्र अमेरिकी तारीख के फॉर्मेट में छिपा है, जहां महीने को पहले और दिन को बाद में लिखा जाता है, यानी 3/14 और 3.14 पाई का मान है। 3.14। इसीलिए इसे पाई डे कहा जाता है। यूनेस्को ने 2019 में इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दी थी। गणित केवल स्कूलों का विषय नहीं है। आज के कंप्यूटर और यहाँ तक कि शेयर बाजार के एल्गोरिदम भी गणित के बिना नहीं चल सकते। एकदम सही। और शेयर बाजार या अर्थशास्त्र की बात आते ही गणित का सबसे बड़ा उपयोग बाजार के लेन देन में दिखाई देता है। लेकिन जब बाजारों में बड़ी बड़ी कंपनियां मुनाफा कमा रही हों
तो एक आम उपभोक्ता खुद को ठगे जाने से कैसे बचा सकता है? इसके लिए भी एक दिन है, अच्छा। 15 मार्च है ना? जी हाँ। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के ठीक अगले दिन यानी 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1983 में कंज्यूमर इंटरनेशनल संस्था द्वारा की गई थी। इस दिवस का मुख्य काम उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों और ई-कॉमर्स की धोखाधड़ी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जागरूक करना है। विशेषकर बैंकिंग और अर्थव्यवस्था के सेक्शन में ये तारीख बहुत महत्व रखती है। अब देखिए, उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचता कैसे है? अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो समुद्री मार्गों से होता है। बिल्कुल। अगर वे मार्ग सुरक्षित न हो तो कोई भी उपभोक्ता अर्थव्यवस्था टिक नहीं सकती। मैंने सुना है कि भारत इन समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने के लिए कोची में कोई बड़ा आयोजन कर रहा था। हाँ, आप आईओएस सागर इनिशिएटिव के दूसरे संस्करण की बात कर रहे हैं। सागर इनिशिएटिव, ये सागर का फुल फॉर्म क्या है? सागर का अर्थ है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारतीय नौसेना ने हाल ही में इसका आयोजन किया। हिंद महासागर क्षेत्र से दुनिया का एक बहुत बड़ा व्यापारिक बेड़ा गुजरता है, तो समुद्री लुटेरों और अवैध कब्जों को रोकने के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ मिलकर ये सहयोग अभियान चलाता है। अच्छा। उम्मीदवारों को ये स्पष्ट रूप से याद रखना है कि यह दूसरा संस्करण था। ये कोची में आयोजित हुआ और इसकी कमान भारतीय नौसेना के पास थी। कोची, नौसेना और दूसरा संस्करण याद रहेगा। अब समुद्री सुरक्षा की बात से कूटनीति का विषय भी जुड़ जाता है। नौसेना समुद्र संभाल सकती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए तो दूतावासों में बैठे राजनयिक ही चाहिए होते हैं। बिल्कुल, और विशेषकर चीन जैसे चुनौतीपूर्ण देश के साथ। हाँ, ऐसे समय में वहां किस राजदूत को भेजा जा रहा है, ये एक अहम खबर बन जाती है। इस बारे में ताज़ा घटनाक्रम क्या है? विदेश नीति के लिहाज से भारत ने चीन में अपने नए राजदूत के रूप में विक्रम के दोरेस्वामी को नियुक्त किया है। विक्रम के दोरेस्वामी? जी। चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और व्यापारिक मुद्दों के बीच वहां का दूतावास भारत की कूटनीति का सबसे संवेदनशील मोर्चा होता है। परीक्षाओं में अक्सर प्रमुख वैश्विक शक्तियों में नियुक्त किए गए नए राजदूतों के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो छात्रों को कूटनीतिक जटिलताओं में न पड़ते हुए सीधे नाम याद रखना है, विक्रम के दोरईस्वामी। बिल्कुल। रफाएं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश से एक योजना शुरू हुई है जिसका नाम सुनते ही किसी के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। फेयर से फुर्सत योजना। हाँ, नाम तो वाकई बहुत आकर्षक है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये योजना वास्तव में किस क्षेत्र से जुड़ी है? देखिए, ये नाम जानबूझकर इतना आकर्षक रखा गया है ताकि आम जनता से जुड़ सके। मार्च 2026 में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से इस योजना की शुरुआत की। अच्छा, तो ये हवाई यात्रा से जुड़ी है? जी हाँ, इसका तंत्र रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। फेयर का मतलब है किराया और फुर्सत का मतलब है हवाई किराए की चिंताओं से आज़ादी। सरकार एयरलाइंस को सब्सिडी देगी जिससे छोटे शहरों के बीच उड़ान भरना सस्ता हो जाएगा। क्या बात है। तो परीक्षाओं के लिए क्या अहम है इसमें? 3 बातें अहम हैं। योजना का नाम, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और लॉन्च का राज्य जो कि मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश, बिल्कुल। लेकिन देखिए, क्षेत्रीय उड़ानें और पर्यटन तभी फल फूल सकते हैं जब देश के भीतर सुरक्षा का माहौल हो। अगर आतंकवाद का साया हो तो कोई भी योजना उड़ान नहीं भर सकती। सही बात है। हाल ही में आतंकवाद पर एक सूचकांक जारी हुआ है। भारत इस खतरे के पैमाने पर आज कहाँ खड़ा है? आप ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 का जिक्र कर रहे हैं। इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है। 13वां स्थान? हाँ, और ये सूचकांक केवल हमलों की संख्या नहीं गिनता, बल्कि यह आतंकवाद के कारण हुई मौतों और संपत्तियों के आर्थिक नुकसान का भी विश्लेषण करता है। तो इसे जारी कौन करता है? परीक्षाओं में अक्सर पब्लिशर का नाम आता है। बिल्कुल, छात्रों को यह नोट करना चाहिए कि इसे सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी IEP द्वारा जारी किया जाता है। आतंकवाद किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश को खत्म कर सकता है, इसलिए अर्थशास्त्र की संस्थाएं इसे मापती हैं। IEP। अब देखिए, अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटकों का असर सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लाल सागर में उड़ता हुआ एक ड्रोन भारत में किसी फैक्ट्री का दिवाला निकाल सकता है। हाँ, क्योंकि जब समुद्र में जहाजों पर हमले होते हैं तो माल ढुलाई का खर्च अचानक से कई गुना बढ़ जाता है। बिल्कुल। ऐसे में हमारे जो निर्यातक हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वे तो रातों रात बर्बाद हो सकते हैं।
क्या सरकार उन्हें बचाने के लिए कुछ कर रही है? यह आज के पूरे परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बिंदु है। लाल सागर के इसी संकट को देखते हुए भारत सरकार ने रिलीफ योजना शुरू की है, जिसके लिए 497 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। रिलीफ योजना, इसका कोई फुल फॉर्म भी है क्या? जी हाँ, परीक्षा में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है। रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। अच्छा, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स। इसका तंत्र बिल्कुल एक काल के शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। जब अचानक माल ढुलाई का खर्च बढ़ता है तो ये योजना निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि उनकी सप्लाई चेन न टूटे। ये 497 करोड़ रुपए की सहायता एक आर्थिक ढाल का काम करेगी। बहुत ही जबरदस्त पहल है ये। हाल ही में किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 की घोषणा हुई है? हाँ बिल्कुल। पुरस्कार अक्सर समाज के मील के पत्थर होते हैं। ये सम्मान इस बार भारतीय समाज सेवी नीता अंबानी को दिया गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि दुनिया में ढेरों पुरस्कार है, इसमें ऐसा क्या खास है जो परीक्षा के लिए अहम है? देखिए, इसकी खासियत इसे देने वाली संस्था और इसका पैमाना है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे शॉर्ट में KISS यानी किस कहा जाता है, वो दुनिया के सबसे बड़े आदिवासी शैक्षणिक संस्थानों में से एक है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़े स्तर की संस्था है। बिल्कुल। और जब ये संस्था अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार किसी को देती है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति का जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। नीता अंबानी को ये पुरस्कार स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मिला है। तो परीक्षा के नजरिए से सम्मानित व्यक्तित्व का नाम और संस्था दोनों जरूरी हैं? हाँ, दोनों को याद रखना चाहिए। तो सामाजिक सेवा से अगर हम आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर आएं, तो बुनियादी सुविधाएं सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मतलब पहले गैस सिलेंडर खत्म होने पर कितना पैनिक होता था, एजेंसी को फोन करो, डिलीवरी वाले का इंतजार करो। हाँ, वो एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अब गुरुग्राम में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी BPCL ने देश का पहला 24/7 LPG ATM लॉन्च कर दिया है। पैसे निकालने वाला ATM तो समझ आता है, लेकिन ये गैस सिलेंडर का ATM कैसे काम करता है? देखिए, ये रोजमर्रा की जरूरत और तकनीक का एक बहुत शानदार तालमेल है। ये एक ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीन की तरह काम करता है। अच्छा, वेंडिंग मशीन की तरह। हाँ, स्मार्ट कार्ड या डिजिटल पेमेंट के जरिए मशीन को कमांड दी जाती है और मशीन तुरंत एक भरा हुआ सिलेंडर डिस्पेंस कर देती है। अरे वाह! यानी अगर रात के 11 बजे गैस खत्म हो जाए तो सुबह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। और इसके पीछे की सोच को समझना जरूरी है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं या जिनके काम के घंटे तय नहीं होते, वे अक्सर डिलीवरी मिस कर देते थे। सही बात है। तो ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि एक बड़ी लॉजिस्टिक समस्या को खत्म कर रहा है। ऊर्जा वितरण में ये वाकई एक क्रांतिकारी कदम है। तो गैस और ऊर्जा से जुड़ी इस सुविधा से आगे बढ़ते हुए अब हम जीवन के सबसे बुनियादी संसाधन की बात करते हैं, जल। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। 23 मार्च 2026 को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 आयोजित किया। लेकिन इस बार जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी इसकी थीम, इंडस्ट्री फॉर वाटर। हाँ, ये थीम बहुत कुछ कहती है। मतलब आमतौर पर पानी बचाने की बात होती है तो घरों में नल बंद करने की बात आती है। ये उद्योगों पर इतना फोकस क्यों किया गया? देखिए, हम अक्सर इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं कि इंडस्ट्रीज ताजे पानी की सबसे बड़ी उपभोक्ता हैं। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या पावर प्लांट्स, हर जगह पानी की भारी खपत होती है। अपशिष्ट जल या वेस्ट वाटर भी तो वहीं से निकलता है। बिल्कुल। अगर उद्योग अपने वेस्ट वाटर को रिसाइकल नहीं करेंगे तो हम घरों में कितना भी पानी बचा लें, जल संकट हल नहीं होगा। इसीलिए इस सम्मेलन ने सीधे कॉर्पोरेट जिम्मेदारी पर फोकस किया। यह एक बहुत ही व्यावहारिक नजरिया है। तो पानी के ऑडिट से अब देश के वित्तीय प्रबंधन की तरफ रुख करते हैं। मार्च 2026 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रारंभ 2026 नाम से एक अभियान शुरू किया है। हाँ, ये एक बड़ा जागरूकता अभियान है। इसका उद्देश्य आयकर अधिनियम 2025 के बारे में जागरूक करना है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो रहा है। मेरा सवाल है कि जब कानून लागू होना ही है तो 1 साल पहले से इतना बड़ा अभियान क्यों? क्योंकि कर प्रणाली में कोई भी बदलाव अर्थव्यवस्था में खलचल पैदा करता है।
ये नया अधिनियम सिर्फ टैक्स स्लैब का बदलाव नहीं है। तो इसमें और क्या नया है? ये अनुपालन प्रक्रियाओं को पूरी तरह से डिजिटल और सरल बनाने का प्रयास है। सरकार नहीं चाहती कि 1 अप्रैल को व्यापारियों या करदाताओं में कोई भ्रम हो। अच्छा, ताकि सिस्टम धीमा ना पड़े। एकदम सही। प्रारंभ 2026 का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना है, ताकि लोग नए नियमों को पहले से अपना सकें। यानी सिस्टम को स्मूथ बनाने की तैयारी है। अर्थव्यवस्था की बात हो ही रही है, तो आजकल एक नई अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से उभर रही है, पर्यावरण की अर्थव्यवस्था। हाँ, कार्बन मार्केट। नई दिल्ली में ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रकृति 2026 अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किया और वहाँ एक इंडियन कार्बन मार्केट पोर्टल भी लॉन्च किया गया। मैं समझना चाहती हूँ कि ये कार्बन मार्केट का कॉन्सेप्ट असल में है क्या? देखिए, इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए नियम है कि हर कंपनी एक तय मात्रा में ही प्रदूषण फैला सकती है। अब एक कंपनी ए है जिसने नई तकनीक लगाकर प्रदूषण कम कर लिया, तो उसे सरकार से कार्बन क्रेडिट मिलते हैं, जो एक तरह का सर्टिफिकेट है। ओके। दूसरी तरफ कंपनी बी है जो अपना लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही, तो अब कंपनी बी कंपनी ए से वो कार्बन क्रेडिट खरीद सकती है। अरे वाह, मतलब जिसने पर्यावरण को बचाया उसे सीधा आर्थिक फायदा हुआ। बिल्कुल। इसी खरीद फरोख्त के बाजार को कार्बन मार्केट कहते हैं। और इस सम्मेलन का मुख्य फोकस एनडीसी यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को लागू करने पर था, जो जलवायु लक्ष्य भारत ने वैश्विक मंच पर तय किए हैं। हाँ, इस नए पोर्टल से भारत कार्बन क्रेडिट की ट्रेडिंग को डिजिटल और पारदर्शी बना रहा है। प्रदूषण कम करने को मुनाफे से जोड़ना स्मार्ट तरीका है, क्योंकि जब पर्यावरण बीमार होता है तो उसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। और मानव स्वास्थ्य की बात करें तो 24 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी दिवस पर आना जरूरी है। चिकित्सा विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है, फिर भी ये एक बड़ी चुनौती है। हाँ, और इसीलिए 2026 की थीम बहुत स्पष्ट संदेश देती है। यस, वी कैन एंड टीबी, लेड बाय कंट्रीज, पावर्ड बाय पीपल। इसमें ये पावर्ड बाय पीपल वाला हिस्सा बहुत दिलचस्प है। मतलब दवाइयां तो डॉक्टर देते हैं, तो इसमें लोगों की शक्ति की बात क्यों हो रही है? देखिए, टीबी का सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि समाज में जुड़ा इसका स्टिग्मा या कलंक है। लोग लक्षण होने पर भी जांच नहीं कराते और कई बार बीच में दवा भी छोड़ देते हैं। सही कहा। इसलिए जब तक समुदाय जागरूक नहीं होगा, मरीजों को मानसिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये बीमारी जड़ से नहीं जाएगी। ये थीम उसी सामाजिक भागीदारी की बात करती है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य चुनौतियों से लड़कर जब कोई मानसिक मजबूती के शिखर पर पहुंचता है, तो खेल के मैदान में भी इतिहास रचता है। ऐसा ही कुछ कमाल भारतीय क्रिकेटर अरुंधति रेड्डी ने किया है। हाँ, ये भारतीय खेल जगत के लिए बहुत शानदार उपलब्धि है। उन्हें फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अरुंधति रेड्डी ने फरवरी में अपने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन से गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से मैच का रुख पलटने की क्षमता दिखाई। मतलब ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, ये दिखाता है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम वैश्विक मंच पर कैसा दबदबा बना रही है। बिल्कुल। तो इन शारीरिक सीमाओं की बात से अब एक छलांग लगाते हैं इंसान की बौद्धिक सीमाओं की ओर। विज्ञान की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है। सन की खोज, राइट? हाँ, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में जो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, जिसे सर्न चलाता है, वहां वैज्ञानिकों ने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा है। इसका नाम ज़ाए CC+ बैरियन है। नाम थोड़ा भारी भरकम है, पर यह जानना जरूरी क्यों है? अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड को लेगो के एक विशाल घर की तरह देखें, तो ये नया कण उन सबसे छोटे लेगो ब्लॉक्स में से एक है। अच्छा, ब्रह्मांड की सबसे छोटी ईंटें। हाँ, हम हमेशा जानना चाहते हैं कि पदार्थ किस चीज से बना है। ज़ाए CC+ की खोज से वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड में जो ताकतवर बल होते हैं, जो परमाणुओं को बांध कर रखते हैं, वे असल में कैसे काम करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? मतलब ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का राज खोल सकता है? बिल्कुल, ये उसी पहेली का एक नया टुकड़ा है। लेकिन देखिए, ब्रह्मांड को समझना विज्ञान का काम है, पर मानवता को बांधे रखने का काम तो करुणा और संवेदना ही करती है। बहुत सही कहा। इसी भावना पर एक प्रासंगिक किताब आई है, करुणा, द पावर ऑफ कंपैशन। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने इसे लिखा है और इसका विमोचन मार्च 2026 में हुआ। कैलाश सत्यार्थी का पूरा जीवन बाल अधिकारों की लड़ाई में बीता है। आज जब हम हर समस्या का हल तकनीक में ढूंढते हैं, तो वो याद दिलाते हैं कि सभ्य समाज की नींव
करुणा है। मुझे लगता है कि इस तेज तर्रार डिजिटल युग में जहां हम मशीनों की तरह व्यवहार करने लगे हैं, ये किताब एक जरूरी पॉज बटन की तरह है। हाँ, और खास तौर पर युवाओं को सही दिशा देने के लिए बहुत प्रेरणादायक है। और युवाओं की ऊर्जा से ही मुझे अगला इवेंट याद आता है, 2027 राष्ट्रमंडल युवा खेल यानी कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। हाँ, ये 8वां संस्करण होगा, पर इसमें एक खास बात है। हाँ, इसकी मेजबानी बिल्कुल, पहली बार इसकी मेजबानी माल्टा को मिली है। माल्टा तो बहुत छोटा सा देश है, उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे? देखिए, यही अंतर्राष्ट्रीय खेल भावना का नया नजरिया है। बड़े देशों में तो हमेशा आयोजन होते हैं, पर जब माल्टा जैसे छोटे द्वीपीय राष्ट्र को मेजबानी मिलती है तो ये खेल के मंच का लोकतंत्रीकरण करता है। मतलब खेल सिर्फ बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की जागीर नहीं है। एकदम सही, और युवाओं को भी एक नई भौगोलिक परिस्थिति में खेलने का अनुभव मिलेगा। पर किसी भी द्वीपीय राष्ट्र में इतने बड़े आउटडोर आयोजन के लिए जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है वहां का मौसम। मौसम की सटीक जानकारी बहुत जरूरी है। और यहीं से हमारा अगला विषय जुड़ता है, 23 मार्च को मनाया जाने वाला विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026। 23 मार्च की तारीख इसलिए अहम है क्योंकि 1950 में इसी दिन विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना हुई थी। और इस बार की थीम बहुत गहरी है, आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा। हम तो मौसम बस फोन की ऐप पर देखते हैं कि बारिश होगी या नहीं, लेकिन ये थीम इसे सीधे सुरक्षा से जोड़ रही है। देखिए, जलवायु परिवर्तन के कारण अब मौसम सामान्य नहीं रहा। अचानक बाढ़ या हीटवेव आम हो गए हैं। सही बात है। अगर हमारे पास सटीक डेटा और उन्नत रडार सिस्टम नहीं होंगे, यानी अगर हम आज का अवलोकन ठीक से नहीं करेंगे, तो आपदाओं के समय कल की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती। ये पूरी तरह से जीवन रक्षा का विज्ञान है। तो मौसम के प्राकृतिक नियमों के बाद समाज को चलाने के लिए कानूनी नियमों की बात करते हैं। असम भारत का ऐसा दूसरा राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता यानी UCC को लागू किया है। जी। परीक्षा के लिए ये बहुत अहम है कि पहला राज्य कौन सा था और संविधान में इसका जिक्र कहाँ है। देखिए, पहला राज्य उत्तराखंड था जिसने 27 जनवरी 2025 को इसे लागू किया था। और जहां तक संविधान की बात है तो भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 44 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अनुच्छेद 44? हाँ, ये कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि विवाह, तलाक, विरासत जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानूनों की जगह एक समान कानून हो। ये एक व्यापक कानूनी बदलाव है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनुच्छेद 44 और राज्यों का क्रम हमेशा एक संभावित प्रश्न रहता है। बिल्कुल। कानूनों के आधुनिकीकरण के साथ साथ वर्कफोर्स को भी आधुनिक बनाना जरूरी है। तो केंद्र सरकार की राष्ट्रीय AI कौशल विकास पहल इसी दिशा में है। हाँ, ये भविष्य की तैयारी है। सरकार ने इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों के साथ हाथ मिलाया है। देखिए, ये गठजोड़ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 10 सालों में हर नौकरी में कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना ही है। मतलब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये पहल एक आम छात्र को भी AI टूल्स का इस्तेमाल सिखाने के लिए है। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट के पास तकनीक है और सरकार के पास पहुंच। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बेहतरीन उदाहरण है। ताकि भारत वैश्विक AI बाजार में पीछे ना रहे। लेकिन मशीनें चाहे कितनी भी बुद्धिमान हो जाएं, इंसान की रचनात्मकता की जगह नहीं ले सकती। कला और साहित्य हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। इसीलिए 2025 के लिए 35वें सरस्वती सम्मान की घोषणा हुई है। यह पुरस्कार बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उनकी कृति हर पार्वती कथा के लिए दिया गया है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। हर पार्वती कथा में लोक कथाओं और मानवीय भावनाओं का जो ताना बाना है वो हमारी जड़ों को दर्शाता है। और परीक्षाओं में तो अक्सर सीधा प्रश्न आता है, विजेता का नाम, भाषा और कृति। हाँ, रामकुमार मुखोपाध्याय, बांग्ला भाषा और हर पार्वती कथा। साहित्य तो पन्नों पर रहता है, लेकिन जब वही कहानियां मंच पर इंसानी आवाज के साथ जिंदा होती हैं तो वो रंगमंच बन जाता है। और उसे सराहने के लिए 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ने इसकी शुरुआत की थी। आज के वर्चुअल दौर में जब हर हाथ में स्क्रीन है, रंगमंच हमें वास्तविकता का एहसास कराता है।
यह समाज का एक सच्चा आईना है। बिना किसी फिल्टर के सच्चाई दिखाता है। चलिए रंगमंच के इस वैश्विक मंच से वैश्विक राजनीति के मंच की ओर मोड़ते हैं। एक जानी मानी डिसीजन इंटेलिजेंस कंपनी है मॉर्निंग कंसल्ट। ये दुनिया भर के नेताओं की अप्रूवल रेटिंग जारी करती है। इनकी हालिया रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 68% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं। देखिए, ये रेटिंग्स बहुत व्यवस्थित तरीके से काम करती हैं। मॉर्निंग कंसल्ट एक स्वतंत्र एजेंसी है जो विभिन्न देशों के वयस्क नागरिकों के बीच नियमित सर्वेक्षण करती है। मतलब वे सीधे नागरिकों से फीडबैक लेते हैं। हाँ, ये जानने के लिए कि नागरिक वर्तमान नीतियों से कितने संतुष्ट हैं। 68% रेटिंग का मतलब है कि सर्वेक्षण में शामिल अधिकांश लोग लीडरशिप के पक्ष में हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में देश के सॉफ्ट पावर को दर्शाता है। बिल्कुल, दुनिया का नेतृत्व करने की बात हो रही है तो अब जमीन से सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों में चलते हैं। आर्टेमिस मिशन। हाँ, नासा का आर्टेमिस 2 मिशन अप्रैल 2026 में लॉन्च होने जा रहा है। और चौंकाने वाली बात यह है कि 1972 के अपोलो 17 के बाद ये पहली बार होगा जब इंसान लो अर्थ ऑर्बिट से बाहर निकलकर चंद्रमा की तरफ उड़ान भरेगा। यह अंतरिक्ष विज्ञान का एक नया सवेरा है। लेकिन एक सवाल अक्सर मन में आता है, अगर 1972 में चांद पर इंसान भेज दिया था तो दोबारा वहां जाने में 50 साल से भी ज्यादा क्यों लग गए? ये एक बहुत तार्किक सवाल है। देखिए, उस समय का अपोलो मिशन मुख्य रूप से शीत युद्ध की अंतरिक्ष रेस का हिस्सा था, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि हम चांद तक पहुंच सकते हैं। अच्छा, तो अब लक्ष्य कुछ और है। बिल्कुल, आर्टेमिस का उद्देश्य सिर्फ झंडा गाड़ना नहीं है। इंसान वहां एक स्थायी बेस बनाने, संसाधनों की खोज करने और मंगल ग्रह की यात्रा की तैयारी के लिए जा रहा है। तकनीक अब काफी उन्नत हो चुकी है। और जब उन्नत अंतरिक्ष तकनीक की बात हो तो भारत भी पीछे नहीं है। और यही हमारा आज का अंतिम पड़ाव आता है। भारतीय स्टार्टअप स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशंस ने इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर को एक आकाशा 300 नाम का 3D प्रिंटर सौंपा है। मतलब 3D प्रिंटर से तो हमने प्लास्टिक के मॉडल बनते देखे हैं, अंतरिक्ष एजेंसी में इसका क्या काम? ये पूरे विश्लेषण का शायद सबसे तकनीकी हिस्सा है। ये कोई साधारण 3D प्रिंटर नहीं है। ये अंतरिक्ष के जटिल इंजनों के मेटल पुर्जे बनाने के लिए है। क्या बात करें, मेटल पुर्जे प्रिंट होंगे? हाँ, पारंपरिक रूप से रॉकेट इंजन का एक पुर्जा बनाने में महीनों लग जाते हैं क्योंकि उसे कई टुकड़ों में जोड़ना पड़ता है। लेकिन इस आकाशा 300 से इसरो उन पुर्जों को एक ही बार में बिना जोड़ के तेजी से प्रिंट कर सकता है। अरे वाह, ये तो मेक इन इंडिया का बहुत बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, इससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की रफ्तार बहुत बढ़ जाएगी। तो टॉपिक 38, एक एनालॉजी दूं तो विज्ञान में एक छोटे से कीड़े की खोज भी ना किसी बड़े खजाने की मिलने जैसी होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का कोई बड़ा राज खोल सकती है। हाँ, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण मतलब जो ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उन्होंने महाराष्ट्र में एक नई कॉकरोच प्रजाति की खोज की है। जी, और इसका नाम रखा गया है नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलारिस। नियोलोबोप्टेरा पेनिनसुलारिस। आमतौर पे तो लोग कॉकरोच को सिर्फ एक परेशान करने वाला कीट मानते हैं, तो एग्जाम के नजरिए से ये इतना खास क्यों है? देखिए, कॉकरोच पृथ्वी के सबसे पुराने जीवों में से हैं। वे मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन परीक्षा के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट है वो है खोज करने वाली संस्था ZSI। अच्छा, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ, अक्सर करंट अफेयर्स से जोड़कर स्टैटिक जीके पूछ लिया जाता है। तो ZSI की स्थापना कब हुई थी ये याद रखना चाहिए। ये 1916 में स्थापित हुआ था। 1916। और ये प्रजाति महाराष्ट्र में मिली है, ये भी नोट करने वाली बात है। एकदम सही। तो जीवों के इस प्रजाति से आगे बढ़ते हैं और टॉपिक 39 पर आते हैं। ये मानव स्वास्थ्य से जुड़ा है। गर्भिणी, भारत की सबसे बड़ी प्रेगनेंसी कोहॉर्ट स्टडी। जी, ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत का एक बहुत बड़ा कदम है। ये स्टडी इतनी खास क्यों है? मतलब कोहॉर्ट स्टडी का तो अर्थ यही होता है ना कि एक ही ग्रुप को लंबे समय तक ट्रैक किया जाए। हाँ, बिल्कुल। इसमें गर्भवती महिलाओं को शुरुआत से लेकर बच्चे के जन्म तक ट्रैक किया जाता है। परीक्षा के लिए याद रखना है कि गर्भिणी का मुख्य फोकस क्या है। वो क्या है? इसका फोकस समय से पहले जन्म यानी प्री टर्म बर्थ को रोकना है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी जानकारी दी थी। अच्छा, ताकि गर्भावस्था के जोखिमों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। ये सच में बहुत अहम है। जी, शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है।
तो मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के बाद अब टॉपिक 40 पर चलते हैं। यहाँ बात देश की आर्थिक सेहत और ऊर्जा सुरक्षा की हो रही है। और यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधा हमारी भारतीय नौसेना से जुड़ा है। हाँ, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। नौसेना ने इसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शुरू किया है। तो नौसेना का ऊर्जा से क्या कनेक्शन है? देखिए, हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स में से एक है। दुनिया भर के तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरता है। तो अगर वहां कोई खतरा होता है तो भारत की तेल सप्लाई बाधित हो सकती है। ओ, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। एग्जैक्टली। तो परीक्षा के लिए 2 कीवर्ड्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, भारतीय नौसेना और स्थान का नाम यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य। राइट। चलिए अब रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र से निकलकर वैश्विक अकादमिक सम्मान की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक 41 एबल पुरस्कार 2026। जी, जिसे गणित की दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान या नोबेल भी माना जाता है। हाँ बिल्कुल। इस बार ये पुरस्कार जर्मन गणितज्ञ गेरट फाल्टिंग्स को दिया गया है। जी, और ये नॉर्वे सरकार द्वारा दिया जाता है। गेरट फाल्टिंग्स को ये उनके काम अंक गणितीय ज्यामिति यानी अरिथमेटिक ज्योमेट्री के लिए मिला है। अंक गणितीय ज्यामिति, ये सुनने में काफी जटिल लग रहा है। हाँ, ये काफी जटिल है। सरल भाषा में कहें तो ये संख्याओं के पैटर्न को आकारों के माध्यम से समझने का तरीका है, लेकिन छात्रों को सिर्फ विजेता का नाम और विषय याद रखना है। गेरट फाल्टिंग्स और अंगणितीय ज्यामिति, परफेक्ट। अब टॉपिक 42 पर आते हैं, जो गणितीय सिद्धांतों से सीधे रक्षा तकनीक के मैदान में हमें ले जाता है। वायु बाण, हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम। हाँ, इसे पढ़कर मुझे रशियन नेस्टिंग डॉल की याद आ गई। जैसे एक बड़े खिलौने के अंदर एक छोटा खिलौना होता है, यहाँ एक बड़े हथियार यानी हेलीकॉप्टर के अंदर से एक और हथियार मतलब ड्रोन निकल रहा है। ये तुलना काफी सटीक है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है और ये भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम है। तो इसका सामरिक फायदा ये होगा कि पायलट सुरक्षित दूरी पर रह सकता है ना? बिल्कुल। हेलीकॉप्टर दुश्मन के रडार से दूर रहेगा और ड्रोन को खतरनाक इलाके में भेज दिया जाएगा। परीक्षा के लिए नाम वायुबाण और संस्था डीआरडीओ याद रखना मस्ट है। सर्टिफिकेशन शुरू किया है, तो वन उत्पादों में इस तरह के क्वालिटी कंट्रोल की जरूरत क्यों महसूस हुई? देखिए, आज दुनिया भर में उन चीजों की डिमांड है जो सस्टेनेबल हों। प्रमाण सर्टिफिकेशन ये तय करेगा कि जंगल से जो लकड़ी या शहद आ रहा है वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना निकाला गया है। अच्छा, मतलब कोई अवैध कटाई नहीं हुई है? जी। और आंध्र प्रदेश ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, इसलिए ये तथ्य एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अब एक राज्य की पहल से देश की राजधानी की एक महत्वपूर्ण सामाजिक योजना की ओर बढ़ते हैं। टॉपिक 44 दिल्ली सरकार की दुर्गा योजना। ये योजना सच में बहुत खास है क्योंकि ये पर्यावरण और रोजगार दोनों को एक साथ साध रही है। ग्रीन ई ऑटो को बढ़ावा देने के लिए है ना ये? बिल्कुल। दिल्ली सरकार की इस योजना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ई ऑटो चलाने का प्रशिक्षण और रोजगार दिया जा रहा है। क्या बात है, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना जरूरी होगा। जी, DORGA का फुल फॉर्म है ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर ग्रीन ई ऑटो। ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर ग्रीन ई ऑटो। परफेक्ट। अब धरती की इन बेहतरीन योजनाओं से सीधे अंतरिक्ष की उड़ान भरते हैं। टॉपिक 45 आर्टेमिस 2 मिशन। नासा का यह मिशन इतिहास रचने जा रहा है। चंद्रमा के इस मिशन में नया इतिहास क्या बन रहा है? इंसान तो पहले भी चांद पर जा चुका है। इंसान जा चुका है, लेकिन इस बार क्रिस्टीना कोच इस मिशन का हिस्सा हैं। अच्छा। वे चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी। अरे वाह, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री? जी, अंतरिक्ष अन्वेषण में ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। परीक्षा में ये नाम सीधा पूछा जा सकता है। क्रिस्टीना कोच, याद रहेगा। अब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से वापस वैश्विक कूटनीति के मंच पर आते हैं। टॉपिक 46 52वां G7 शिखर सम्मेलन, जो कि जून 2026 में होने जा रहा है। तो इसका कुल मिलाकर क्या मतलब है? मतलब भारत तो G7 का स्थायी सदस्य नहीं है, फिर भी पीएम नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, यही इसकी सबसे अहम बात है। ये सम्मेलन फ्रांस में हो रहा है। भारत स्थायी सदस्य न होते हुए भी एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बन चुका है, इसलिए उसे आमंत्रित किया गया है। तो एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है? संस्करण याद रखें, ये 52वां सम्मेलन है और मेजबान देश फ्रांस है,
ये दोनों तथ्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। 52वां संस्करण और फ्रांस। ठीक है, अब कूटनीति से बुनियादी ढांचे और रेलवे की ओर चलते हैं। टॉपिक 47। खास तौर पर जो लोग रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, दुनिया की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन। सोचिए, आपका कोई साधारण सा कुरियर एक रेस कार की स्पीड से आ रहा है। हाँ, और ये कारनामा किया है जापान ने। जापान के शिंगनसेन नेटवर्क पर, राइट? जी, उन्होंने 275 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली दुनिया की पहली फ्रेट यानी मालगाड़ी बुलेट ट्रेन शुरू की है। वहां असल में ट्रक ड्राइवरों की भारी कमी हो गई है, इसलिए ये नवाचार करना पड़ा। मतलब जरूरत ही आविष्कार की जननी है। एकदम सही। चलिए, इस तेज रफ्तार विकास से थोड़ा रुककर पर्यावरण के बारे में सोचने का समय आ गया है। टॉपिक 48, अर्थ आवर दिवस 2026, जो कि 28 मार्च को मनाया गया। दुनिया भर में लोग 1 घंटे के लिए गैर जरूरी लाइटें बंद कर देते हैं, लेकिन सिर्फ 1 घंटे लाइट बंद करने का प्रतीकात्मक महत्व क्या है? इससे क्लाइमेट चेंज तो नहीं रुक जाएगा? देखिए, इसका मकसद सिर्फ बिजली बचाना नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। इसे WWF द्वारा आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। अच्छा, 2007 में। ये एक तरह का ग्लोबल मैसेज है। बिल्कुल, ये सरकारों को बताता है कि लोग पर्यावरण को लेकर फिक्रमंद हैं। चलिए, वैश्विक पर्यावरण से अब हमारे पड़ोसी देश की राजनीति की ओर नजर डालते हैं। टॉपिक 49, नेपाल के नए प्रधानमंत्री। मार्च 2026 में बालेंद्र शाह ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। बालेंद्र शाह। तो युवा नेतृत्व का ये जो बदलाव हुआ है, ये परीक्षाओं के लिए क्यों अहम है? क्योंकि वे नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे युवा? जी, परीक्षाओं में अक्सर पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के नाम और उनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो नाम बालेंद्र शाह और क्रम 47वां, ये दोनों याद रखने हैं। 47वें प्रधानमंत्री। चलिए, पड़ोसी देश की राजनीति से लौटकर अपनी राष्ट्रीय ग्रामीण नीतियों की ओर आते हैं। टॉपिक 50, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल यानी MGGSPI। ये केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी पहल है। इसमें मुख्य फोकस खादी, हैंडलूम और हस्तशिल्प को आधुनिक बनाने पर है। मुझे लगता है कि खादी को आधुनिक बनाना रोजगार का नया इंजन बन सकता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। इसका मुख्य लक्ष्य ही यही है कि ग्रामीण उत्पादों को मार्केटेबल बनाया जाए, ताकि गांवों को सच में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। मतलब कारीगरों को बेहतर डिजाइन और टेक्नोलॉजी से जोड़ना। जी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो। बहुत बढ़िया। अब ग्रामीण सशक्तिकरण से आगे बढ़ते हुए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की एक बड़ी छलांग की बात करते हैं। टॉपिक 51, काम ब्रेन। ये भारत का पहला ओपन सोर्स मानसिक रोग डेटाबेस है। काम ब्रेन। तो ये रिसर्च करने वालों की मदद कैसे करेगा? मतलब ओपन सोर्स होने का फायदा क्या है? देखिए, इसे NIMHS बेंगलुरु ने लॉन्च किया है। ओपन सोर्स का मतलब है कि कोई भी रिसर्चर या डॉक्टर इस डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, फ्री में डेटा मिलेगा रिसर्च के लिए? बिल्कुल। ये मस्तिष्क संबंधी विकारों और बीमारियों पर रिसर्च को बहुत तेज कर देगा, क्योंकि अब डेटा आसानी से उपलब्ध है। ये तो बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। चलिए, अब स्वास्थ्य और विज्ञान की इन गंभीर बातों के बाद थोड़ा खेल की दुनिया का रुख करते हैं। टॉपिक 52, क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार IPL 2026। हाँ, 28 मार्च से ये शुरू हो गया है। तो एग्जाम के लिए इसमें क्या-क्या फैक्ट्स देखने हैं? देखिए, ये IPL का 19वां संस्करण है। इसकी शुरुआत 2008 में हुई थी और एग्जाम्स में अक्सर पिछले साल के विजेताओं के बारे में पूछा जाता है। तो 2025 का विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर था और उप विजेता पंजाब किंग्स था। ये याद रखना चाहिए। RCB और पंजाब किंग्स, याद रहेगा। अब खेल के मैदान से वापस देश की रक्षा सीमाओं पर लौटते हैं। टॉपिक 53, तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली सौदा। हाँ, तो भारत अपनी एयर डिफेंस क्षमता को कैसे मजबूत कर रहा है इस सौदे से? ये 445 करोड़ रुपए का सौदा है, जो रूस की कंपनी रोसोबोरोन स्पॉट के साथ हुआ है। रूस के साथ, ओके। जी, और इस सिस्टम का नाम तुंगुस्का है। यह अचानक होने वाले हवाई हमलों जैसे ड्रोन या क्रूज मिसाइल से निपटने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट डिफेंस सिस्टम है। तुंगुस्का रूस के साथ, बहुत जरूरी फैक्ट है ये। अब देश की रक्षा से फिर एक बार राष्ट्रीय खेल की ओर चलते हैं। टॉपिक 54, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025। हॉकी में भारत का प्रदर्शन पिछले कुछ समय में बहुत शानदार रहा है। बिल्कुल,
ये जानना दिलचस्प है कि इस 8वें संस्करण में किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। इसमें जो सबसे प्रमुख पुरस्कार होता है वो है बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार। पुरुष वर्ग में यह सम्मान हार्दिक सिंह को दिया गया है और महिला वर्ग में नवनीत कौर को। हार्दिक सिंह और नवनीत कौर, हॉकी प्रेमियों और परीक्षार्थियों दोनों के लिए ये नाम इम्पोर्टेंट है। एकदम। चलिए अब हम अपने आखिरी टॉपिक यानी टॉपिक 55 पर आते हैं। खेलकूद से निकलकर एक बहुत ही प्रासंगिक और आधुनिक स्वास्थ्य नीति की ओर। और ये जुड़ा है यूनाइटेड किंगडम से, जहां बच्चों के स्क्रीन उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। मतलब यूके ने 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। जी हाँ, पूरी तरह से बैन। और 2 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए इसे अधिकतम 1 घंटा तय कर दिया गया है। बाप रे, इतना कड़ा कदम। क्योंकि शोध बताते हैं कि शुरुआती सालों में स्क्रीन का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों के दिमागी विकास को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। उनकी भाषा और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो रही है। ये तो वाकई चिंताजनक है। तो अगर हम आज की चर्चा का सारांश देखें, टॉपिक 55 तक का सफर एकदम क्रमानुसार तय किया। और तैयारी करने वालों को मैं यही याद दिलाना चाहूंगा कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे या बैंकिंग के लिए ये सभी तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें बार बार रिवाइज करें। बिल्कुल। और आज एपिसोड का समापन कर